फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ। पिछली वीडियो में मैं टेंस और टेंस के सब पार्ट्स के विषय में संक्षिप्त में अच्छे से डिस्कस की थी, एक्सप्लेन की थी अच्छे से। यदि आप इस वीडियो का जो पार्ट 1 वीडियो है अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद ही ये पार्ट 2 वीडियो आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये वीडियो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए तथा इसके साथ कंपटीशन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम्स में टेंस जरूर पूछता है, टेंस से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है, क्योंकि टेंस ग्रामर का बेस होता है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम सेंटेंस को समझेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स देंगे तो उसको करने के लिए हमको सेंटेंस के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें ना तो नहीं होता है ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे देखिए, वह स्कूल जाता है, इसमें ना तो कहीं क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही नहीं वर्ड आया है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें नहीं वर्ड जरूर आएगा। वह स्कूल नहीं जाता है, ये देखिए इसमें ये नहीं वर्ड आ रहा है, इस वजह से ये नकारात्मक वाक्य हो जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड की हम बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कितने तरीके का हो सकता है। पहला तो वो होता है जो प्रश्नवाचक वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या वर्ड पहले आता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आता है। और सेकंड ऐसा होता है कि वह स्कूल क्यों जाता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। और इसके साथ ही साथ दो सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देख लीजिए उसको भी। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है प्लस नहीं भी आया है। प्रश्नवाचक और नेगेटिव दोनों है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है, बीच में नेगेटिव आया है, मीन्स ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो यही इतने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जिनका हम हर टेंस में अनुवाद करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने सेंटेंस के विषय में अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य नियम को देख लेते हैं अनुवाद करने के, जो हर एक टेंस पे लागू होता है। सम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के कुछ सामान्य नियम। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। 4 नियम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमने लिखा भी है और आपको अच्छे से बताएंगे। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ध्यान रखिए हर टेंस में ये फॉलो होगा। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। और सेकंड देखिए, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जाता है। अब हमने यहाँ पे बात किया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ही मेरा सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हुआ, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, जैसा कि इसमें रूल में दिया है। तो हमने लिख दिया डज ही गो टू स्कूल। एंड थर्ड देखते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उस शब्द को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं।
जैसे देख लेते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो बीच में आया है। तो इसमें नियम ये दिया है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब उससे भी पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। देखिए, वह स्कूल क्यों जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाई लगा है। वाई डज ही गो टू स्कूल। फोर्थ हम देख लेते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, नहीं शब्द आता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। देख लीजिए, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। सेकंड देख लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। दोनों में ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट ही है, ही के बाद ही नॉट लगा है, और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, ही के बाद ही नॉट लगा है। यदि और नियम में भी दिया है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस के पार्ट 1 वीडियो में हमने अच्छे से इन सब के विषय में डिस्कस किया है। इन सब के विषय में ही नहीं, जो टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं उनके विषय में भी अच्छे से हमने डिस्कस किया है, और उनके जो सब पार्ट्स होते हैं उनके विषय में भी अच्छे से हमने डिस्कस किया है। ओके, देन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है, वह वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है जरूर आता है। जैसे वह पढ़ता है, ता है, ती है जरूर आता है इसमें में से। और हेल्पिंग वर्ब डज और डू लगती है। देख लेते हैं कहाँ डज लगता है, कहाँ डू लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो एक वचन के कर्ता होते हैं उनके साथ डज लगता है, और जो बहुवचन के कर्ता होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ डू लगता है। अब हम देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन कर्ता बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है। ही मेल के लिए ये ही एच ई यूज होता है, और फीमेल के लिए सी एच ई यूज होता है। और नेम में हम देख लेते हैं राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी नेम्स हैं सब एक वचन में ही आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट को देख लेते हैं। आई, ग्रामर में आई को प्लूरल माना गया है। आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट माने गए हैं। अच्छे से देख लीजिए, ये अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन करते समय बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं। बार बार आएगा कि एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए। इतना हो गया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे, ट्रांसलेशन करने के रूल देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस के विषय में। सिंपल सेंटेंस, जैसे वह स्कूल जाता है, इसका अनुवाद मुझको करना है, तो हम कैसे करेंगे। इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसका नियम देख लेते हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स को कहाँ कहाँ अरेंज करना है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, और मेन वर्ब में देखना है क्या क्या परिवर्तन करना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना है। अब देख लेते हैं कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ एस या ई एस कहाँ जोड़ना है, कहाँ नहीं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही एस या ई एस लगेगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो ही एस या ई एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद इत्यादि, जो भी कुछ वर्ड आएगा वो जुड़ता जाएगा। अब हम नोट देख लेते हैं।
ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे एस या ई एस हमने यहाँ पे लिखा एस या ई एस जुड़ेगा, आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि कहाँ पे एस जुड़ेगा, कहाँ पे ई एस जुड़ेगा, ये भी तो है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जहाँ जिस वर्ड में डबल एस रहता है लास्ट में, या एस एच रहता है, या सी एच रहता है, या ओ रहता है, या एक्स रहता है, वहाँ लास्ट में ई एस जुड़ेगा, बाकी सभी जगह एस जुड़ता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ओ, गो यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि जहाँ ओ रहता है वहाँ ई एस जुड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ई एस जुड़ा है। अब हम अनुवाद करने का तरीका भी देख लेते हैं। हमने ऊपर अनुवाद करने का नियम देखा है, अब हम देख लेते हैं अनुवाद करने का तरीका। जैसे वह स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, वह की स्पेलिंग होती है ही। वह स्कूल जाता है क्योंकि यह किसी मेल के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए ही के इस वह के लिए यहाँ पे ही यूज होता। अगर यहीं पे किसी फीमेल के लिए कहा जा रहा होता कि वह स्कूल जाती है तो यहाँ सी यूज होता। ओके, हम देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने ही लिखा। हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ तो लगता नहीं है, सीधा मेन वर्ब लगता है, तो हमने मेन वर्ब लिखा, गो लिखा। उसके बाद दिया था कि एस या ई एस ऐड करना है, तो हमने ई एस ऐड किया है गो में, क्योंकि यहाँ का जो गो वर्ड है उसका जो लास्ट अक्षर है वो ओ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जहाँ ओ रहता है वहाँ ई एस छूटता है, इस वजह से हमने इसको गोज कर दिया। और जनरली गो के बाद प्रीपोजिशन टू आता ही आता है, तो हमने टू लगा दिया प्रीपोजिशन। उसके बाद स्कूल लिख दिए, हम स्कूल ऐड कर दिए, प्लस ऑब्जेक्ट करके, ऐसे प्लस ईटीसी करके था तो हम इसके बाद प्लस करके ऐड करते गए। कितना इजी है ना, ध्यान से देखिए। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं। ये जो वे लोग हैं ये सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल में है। मैंने इसके पहले आपको दिखाया था कि जो दे है, दे वर्ड प्लूरल फॉर्म में आता है। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। तो सबसे पहले वे लोग जो है ये सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट लिखा दे। उसके बाद देखना ये है कि वे लोग प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तभी एस या ई एस लगेगा मेन वर्ब में, तो हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। चूँकि क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो एस या ई एस लगेगा नहीं। उसके बाद हमने टू जोड़ा, गो के बाद टू जनरली आता ही आता है प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने स्कूल जोड़ दिया, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कुत्ते हैं। कुत्ते देखिए, कुत्ते प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, एक कुत्ते की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे कुत्ते की बात की जा रही है। तो हम लिखते हैं दी डॉग्स। अब बार्क मीन्स भौंकना होता है, BARK, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चूँकि ये दी डॉग्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब में एस या एस तो जुड़ेगा नहीं नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। इस वजह से इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा दी डॉग्स बार्क। इसी तरह हम नीचे देख लेते हैं, राधा चाय पीती है। राधा सब्जेक्ट हो गई, राधा किसी एक लड़की के विषय में बात किया जा रहा है, राधा सिंगुलर फॉर्म में है, इस वजह से हम जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टेक, और राधा सिंगुलर फॉर्म में है तो हम एस या ई एस भी इसमें जोड़ देंगे। चूँकि इसमें क्या कहते हैं, डबल SHCHO में से कोई वही वर्ड लास्ट में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ ओनली एस जुड़ेगा। राधा टेक्स टी मीन्स चाय होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीना के लिए तो ड्रिंक यूज होता है, ये यहाँ पे टेक्स क्यों बता रही हैं। टेक तो जो हॉट थिंग्स होते हैं उनके लिए टेक यूज होता है, और जो कोल्ड थिंग होते हैं उनके लिए
पीने के लिए ड्रिंक यूज होता है, जैसे पानी पीना हुआ उसके लिए ड्रिंक यूज होता है। अगर हॉट चीज़ें होती हैं जैसे टी हुआ तो उसके लिए टेक ही यूज होता है, ये स्पेशली ध्यान में रखिएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, आई को प्लूरल फॉर्म में माना जाता है, तो आई पढ़ाती हूँ का हो गया टीच, TEACH, आई टीच इंग्लिश। कितना इजी है ना बनाना, देखिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके आगे का जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वाले क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।